स्पॉट लाइट कर लेना सर, बच्चे आते हैं। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, है ना? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो देखिए ना, दो टाइप के होते हैं, एससीआर आरई फंक्शन, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या-क्या फंक्शन है? Good afternoon, sir. बच्चे, Good afternoon, sir. आरईआर जो होता है वो क्या करता है? वो करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एसईआर जो है वो क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ सर माइक को ऑफ करो ना, उधर से सुनाई नहीं दे रहा. माइक ऑफ हो कर गया सर। देखो, तो आरईआर के लिए हमने पढ़ा था कि आरईआर जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, एसईआर जो है वो लिपिड स्टेरॉयडल कंपाउंड जो है वो सिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है? इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोस्केलेटन फॉर्म करने में भी हेल्प करता है, फॉर्म साइटोस्केलेटन, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पैकेज के जो वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन लिपिड वगैरह प्रेजेंट होंगे और वो एक सेल से बाहर भी निकाल सकता है, मेम्ब्रेन से अटैच होता है इसलिए, ठीक है? देन इसके प्लाज्मोडेस्माटल करेक्शन के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ये, ठीक है? उसके अलावा जो एसईआर होता है, एसईआर इन मसल में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बोलो? कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ा है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मसल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते
बोलते हैं कैल्शियम को स्टोर करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही RER इन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर जो RER होता है क्या बनाता है, निस्सल्स ग्रेन्यूल, और RER लिवर वगैरह के अंदर RER जो है वो ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। और एक और फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये क्या बनाएगा, फॉर्म्स गोल्गी बॉडी आल्सो, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा, पेरोक्सिसोम, by the help of सर वो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ क्या लिखा है, ड्रग्स स्टार्टिंग क्या लिखा है, drugs। डेफ डी से क्या लिखा है, कोई मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं तो मान लो वो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसे क्या करना होगा, उसे ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होगा कि वो हार्मफुल इफेक्ट ना करे और बॉडी से इजीली बाहर निकल जाए। तो डिटॉक्सिफाई करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, SCR, साइटोक्रोम P450 की हेल्प से। और गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम GERL कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनता है। GERL क्या होता है, गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू व्हिच लाइसोसोम अराइजेस। तो इस तरीके से इन चीजों को भी बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हो गए किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने चार चीजें पहले पढ़ी थी, कौन, ER, लाइसोसोम और वैक्यूल। लाइसोसोम वैक्यूल। यस, तो अब नेक्स्ट देखो गोल्गी बॉडी के बारे में। Sir, what did you tell the full form of GI? Golgi associated endoplasmic reticulum, Golgi associated endoplasmic reticulum by which lysosome arises। GERL जो है वो क्या कर रहा है, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम के साथ में मिल करके गोल्गी बॉडी और ER मिल करके लाइसोसोम वगैरह बनाते हैं, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, ये सब बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। गोल्गी गोल्गी बॉडी जो है उसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इसके और भी कुछ नाम है क्या, गोल्गी बॉडी को हम डिक्टियोसोम, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोकॉन्ड्रिया, ऐसे सब नाम से भी जानते हैं। याद होगा फंजाई में पढ़ा था डिक्टियोसोम, प्लांट के अंदर भी हम बोलते थे डिक्टियोसोम, जिनके अंदर नंबर ऑफ सिस्टर्नी कम होते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है, तो ऐसे कुछ और भी नाम इनके होते हैं। गोल्गी बॉडी जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, नॉर्मली तुम देखोगे कि गोल्गी बॉडी जो है एनिमल सेल के अंदर तो बहुत सारे सिस्टर्नी होते हैं, प्लांट सेल के अंदर नंबर ऑफ सिस्टर्नी कम होता है, एक या दो ही होता है। इस तरीके से दिखेगा, जैसे एक सेल है मान लो, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह बने हुए रहते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग वगैरह से भी बनते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर इसके पास में कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एक सरफेस जो है, एक सतह जो है वो उत्तल है, एक अवतल है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, इस टाइप की। आसपास में क्या है, क्लियर फ्लूइड है, इसे बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये पूरा एरिया जो होता है इसे क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। यहाँ पर कोई दूसरा ऑर्गेनेल नहीं है इसलिए क्लियर दिख रहा है।
ठीक है, और इसके अंदर गोल्जी बॉडी है। अब गोल्जी बॉडी की दो सरफेस में देखो, ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये वाली सरफेस कैसे दिख रही है? कॉन्वेक्स। कैसे दिख रही है? जो न्यूक्लियस के साइड में है वो कैसे दिख रही है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब क्या? उत्तल। क्या उत्तल? उत्तल। इसको बोलते हैं हम सिस और फॉर्मिंग फेस। निर्माण कार्य सतह है, यहां से कुछ चीज बन रही होगी, शायद बन रही होगी मतलब कुछ जा रहा होगा इसके अंदर बनने के लिए। और ऊपर वाली जो सरफेस है जो कि कैसी है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव, उसे बोलते हैं हम ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। परिपक्वन फेस है ये, सतह है ये। तो ये तो होती है कैसी? ये होती है कॉन्वेक्स, और ये होती है कैसी? कॉनकेव। ध्यान रखना, यहाँ पर पूछते हैं कि कौन सी सतह कॉन्वेक्स होगी? जो न्यूक्लियस की तरफ होगी। कौन सी कॉनकेव होगी? जो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे होगी। तो इस तरीके से सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। वो सेल जिनके अंदर सिक्रेशन का काम ज्यादा हो रहा है, स्त्रावन का काम ज्यादा हो रहा है, उनके अंदर गोल्जी बॉडी का नंबर ज्यादा होगा। यदि मैं पूछूं कि बताओ रूट कैप की सेल्स हैं, रूट कैप की सेल है, उसमें गोल्जी बॉडी ज्यादा होगी कि कम होगी? रूट कैप की सेल है, गोल्जी बॉडी ज्यादा होगी कि कम होगी? बोलो। रूट कैप में मूल को बोलो ना। वो तो मेन अवशोषण का काम। क्या वो बहुत सारा म्यूसिलेज बनाती है क्या? रूट कैप बहुत सारा म्यूसिलेज का भी स्राव करती है क्या? यस वहां पर गोल्जी बॉडी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। सर, जहाँ ज्यादा होगी। यस, ग्रामर तो ज्यादा होगा। यस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या होता सर, है? हाँ बच्चों। सीस के पास को आप क्या बोले थे? सिस सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। वहां पे नहीं सर, हिंदी में मतलब उत्तल बोले थे कि अवतल बोले थे, ऐसे पूछ रहे इसका मतलब होता है उत्तर। उत्तल होगा सर। बुक में ना सर कैसे लिखा है पता है? बुक में लिखा है उनोत्तर सीस, ऐसे लिखा है। इसीलिए डायग्राम बनाया है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। ये वाली और सतह ट्रांस ये कैसी है? अवतल है। और ना परिपक्वन सतह के पास लिखा है उत्तल अवतल, ऐसे लिखा कॉनकेव है। होगी, वो अवतल होगी। इंग्लिश वाली बुक में यही लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है गोल्जी बॉडी का, उसके अंदर चार कौन कौन से? एक होता है सिस्टर, दूसरा होता है ट्यूब्यूल, तीसरा होता है वेसिकल्स, और चौथा होता है वैक्यूल। यानी इसके पास जो चीजें हैं इसकी स्ट्रक्चर में, वो तो तुम देख रहे हो ईआर जैसी ही है। ईआर के अंदर क्या था? सिस्टर्नी था, ट्यूब्यूल था, वेसिकल था। इसके पास वैक्यूल एक एक्स्ट्रा आ गया, बस बाकी तो सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे तुमने ईआर में पढ़ी थी। तो सिस्टर्नी वैसी होगी। क्या होता है सिस्टर्नी? सिस्टर्नी होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले समान संरचना, कुछ इस तरीके से थैले समान संरचना होगी एक, और ये एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से विस्तृत हो गए। यहाँ पे दूसरा है, ये तीसरा है, मान लो इस तरीके से। क्या आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं क्या? बोलो। यस, ये आपस Yes. में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है? सिस्टर्नी। और इन सिस्टर्नी के अंदर यहाँ पर क्या होगा? कुछ एंजाइम्स वगैरह बहुत सारे होंगे। तो ऐसी एक फ्लूइड होती है जिसे हम नोड भी बोलते हैं कई बार, और यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम वगैरह जो अंदर इस सिस्टर्नी में भरा हुआ है, और इस सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। क्या बोलते हैं ये? सिस्टर्नी जो होते हैं वो कई जगहों पर क्या होते हैं? बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होकर के नलिका के समान संरचना जो बनाते रहते हैं, नलिका का जाल जैसा भी बनाते हैं कुछ इस तरीके से। क्या है ये? यह ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके से।
ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर। कुछ चीजें दी गई शाखित या अशाखित प्रकार की होती है। अब क्या होता है, देखो सिस फेस जो है वहां से क्या होगा, यहां से ईआर ने जो कुछ चीज बनाई, मान लो कोई प्रोटीन बनाया ईआर ने, कोई लिपिड बनाया ईआर ने, तो वो क्या होगा, वो यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा कौन से सरफेस पे, सिस वाली पे। इसीलिए इस सरफेस का नाम क्या रखा था हमने, सिस फेस को क्या बोला था, फॉर्मिंग। मान लो यहां से कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाया तो इसने क्या किया, इसने जाकर के यहां पर अंदर दे दिया। ऐसे कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या प्रोटीन है, वो इसके अंदर जाता है किसके थ्रू, वेसिकल के थ्रू, छोटे आकार के वेसिकल्स वगैरह है। मान लो इनका आपस में रिएक्शन होनी है और कुछ प्रोडक्ट बनना है, इनसे कुछ प्रोडक्ट जो है ये इस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, इनसे कुछ प्रोडक्ट बना के फिर ये क्या करता है, ये छोटे छोटे कोशिकाओं में इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। ये भी क्या है, वेसिकल से इनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्या है ये भी है वेसिकल्स, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल वेसिकल्स। और जो बड़े आकार की वेसिकल से बहुत बड़े आकार के जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वैक्यूल्स। में हम देखते हैं कि जो इसका ट्रांसफेस है वहां पर बड़े आकार के पाउच होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। देख रहे हो, तो क्या क्या चीजें हो गई, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल वेसिकल्स और वैक्यूल। ये समझना होती है किसकी, गोल्जी बॉडी। बात समझ में आ गई। अब ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, इनका यदि मेन फंक्शन की बात करें तो सेल के अंदर कोई मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाना है उसको बना के पैकेज करना है, और जहां पर भी रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर या सेल के बाहर, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर इसको भेज दिया जाता है। इसका मतलब गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल। कोशिका के अंदर पदार्थों के इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्या काम करता है, हेल्प्स इन सिक्रीशन, पाउच बना के सिक्रीट करता है। उसके अलावा और क्या काम करता है, इसके अंदर जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो जैसे मान लो प्रोटीन है और लिपिड है, दोनों को जोड़ दे, प्रोटीन और लिपिड को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन और लिपिड को तो लाइपोप्रोटीन, क्या बन जाएगा, लाइपोप्रोटीन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को जोड़ दे तो ग्लाइकोलिपिड। क्या क्या बनाता है ये, ग्लाइकोप्रोटीन। यस, तो ये बनाता है कौन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी ये क्या कर रहा है, कुछ सरल कंपाउंड्स को जोड़ करके जटिल यौगिकों का निर्माण कर रहा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजें बनाना। ईआर ने सिंपल चीजें बना के दे दी किसको, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी ने क्या किया, उनको कॉम्प्लेक्स चीजों में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा यदि ये एंजाइम्स वगैरह बना करके और ऐसे पाउच की फॉर्म में दे रहा है तो किसका निर्माण हो सकता है, लाइसोसोम का निर्माण हो सकता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन। याद होगा तुम्हें स्पर्म की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्पर्म के हेड पे गोल्जी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, क्या बना देती है, बोलो, एक्रोसोम। एक्रोसोम में, हाँ एक्रोसोम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन किया है इसने। उसके अलावा सेल डिवीजन के टाइम पे गोल्जी बॉडी जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस में भी हेल्प कर रही है। मिडिल लाइन लगाया, सेल वॉल का सिंथेसिस करने में भी गोल्जी बॉडी हेल्प कर रही है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो चीज होती है, गोल्जी बॉडी प्लस माइक्रोट्यूब्यूल। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोल देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट।
गोल्जी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर के क्या बना देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं जो सेल वॉल बनाता है। इसके अलावा यौगिक वगैरह फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी का रोल होता है। तो ये सारे फंक्शन है किसके, गोल्जी बॉडी के। क्लियर हो गई क्या बात? क्लियर है इतनी बात सब बच्चों को? बोलो ना सर लास्ट में क्या लिखे हो, गोल्जी बॉडी प्लस माइक्रोट्यूब्यूल इज इक्वल टू फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमो PHRAGMO फ्रेगमोप्लास्ट। और इसका काम होता है कोश का प्लास्ट की ब्लास्ट। प्लास्ट P फ्रेगमोप्लास्ट। हाँ सर थैंक यू। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के बाद में देखो नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो थर्ड ऑर्गेनेल हमने पढ़ा था वो था लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो हाईली प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल होता है, अलग अलग रूप में हो सकता है, हाईली प्लियोमॉर्फिक। पूछेंगे बताओ कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो हाईली प्लियोमॉर्फिक होता है, तो तुम आंसर करोगे लाइसोसोम हाईली प्लियोमॉर्फिक होता है। लाइसोसोम को किसने खोजा था? लाइसोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू डिस्कवर किया था डी डुवे ने। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था किसने? डी डुवे ने। Discovered by D. Dubé। क्या इसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्या? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। यदि ये फट जाए तो क्या सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी? यस सर। सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम। ठीक है, इट इज हाईली प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल। एनिमल और प्लांट में लाइसोसोम ज्यादा किसके अंदर होता है? मोर फ्रीक्वेंट इन एनिमल सेल। प्लांट में कम क्यों है बताओ? इन प्लांट सेल इट इज लेस फ्रीक्वेंट, कम संख्या में पाया जाता है, कम मिलता है। क्यों? बिकॉज बोलो बताए किसी को, क्यूल होता है। yes, vacuole also perform functions of लाइसोसोम। तो प्लांट के अंदर वैक्यूल होता है जो लाइसोसोम के फंक्शन परफॉर्म कर देता है, इसलिए प्लांट में लाइसोसोम जो है वो कम होंगे। क्या बैक्टीरिया में लाइसोसोम होगा? बैक्टीरिया में होता है क्या लाइसोसोम? नो सर तो लाइसोसोम का नहीं होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो लाइसोसोम का काम करता है बैक्टीरिया में। अब लाइसोसोम जो है वो 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, जिसे हम और क्या बोल देते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम जो है इसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है इसको हम बोल देते हैं हेटेरोफेगोसोम। सर थोड़ा धीरे धीरे लिख के मिटा लो ना, लिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा यस सर, आप सामने भी आ जाते हैं तो नहीं लिख इससे पाते। पहले का तो लिखे ही नहीं। हो रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। मैं भी नहीं लिखी सर, वो चैट तो बातें वो तो तुम्हारे फैसिलिटी भी तो है। टर्सरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम को हम बोल देते हैं रेसिडुअल बॉडी। क्या बोल देते हैं? रेसिडुअल बॉडी। और एक होता है ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम। लाइसोसोम को हिंदी में लैंड टाइप बोलते हैं क्या?
अब देखो ये क्या होता है, यस सर। एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, हमको सारी बातें एक ही डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगी। लाइसोसोम को किसने बनाया? लाइसोसोम का निर्माण कौन? गोल्गी बॉडीज। इसके साथ मिलके ईआर के साथ मिलके, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स को GERL, गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय व्हिच लाइसोसोम अराइजेस। अब मान लो यहां पर एक गोल्गी बॉडी है जिसने ईआर के साथ में मिलकर के क्या किया है, जिसने ईआर के साथ में मिलकर के यहां पर बना दिया कुछ ऐसे एंजाइम वाले पाउच बना दिए जिसके अंदर क्या है, एंजाइम्स। और यही पाउच जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, यही पाउच जो है उसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एसिड हाइड्रोलाइटिक जो है वो भरे हुए हैं। क्या बन गया है ये बन गया है प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एसिड हाइड्रोलाइसेस, यानी अम्लीय पीएच पे चीजों को तोड़ने वाले एंजाइम, एसिड हाइड्रोलाइसेस लाइक प्रोटीएज, न्यूक्लियेज, लाइपेज या फिर कार्बोहाइड्रेजेस, तो ऐसे एसिड हाइड्रोलाइजेस जो है वो प्रेजेंट है प्राइमरी लाइसोसोम में। लेकिन इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, अम्लीय पीएच चाहिए। अभी यहाँ पर पीएच अम्लीय नहीं है, तो क्या ये सक्रिय फॉर्म में होंगे कि निष्क्रिय फॉर्म में होंगे? एंजाइम एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव होंगे? बोलो ना। इनएक्टिव। इनएक्टिव होंगे। तो एक्टिव कब होंगे? इनके पास जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है इसके पास यहाँ पर होता है प्रोटॉन पंप, यहाँ पर प्रोटॉन पंप, H+ पंप, प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, ये प्रोटॉन पंप एटीपी खर्च करके, क्या खर्च करके, एटीपी खर्च करके प्रोटॉन को सक्रिय रूप से कहां पर ट्रांसफर करेगा, अंदर, ताकि पीएच कम हो जाए। समझ गए? ये डायग्राम छोटा बनाया बट मैं बोल रहा हूँ वो सुनना और समझना कि इनिशियली जो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है वो निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएच अभी ज्यादा है। इन एंजाइम को काम करने के लिए, एसिड हाइड्रोलाइजेस को काम करने के लिए पीएच जो है वो काफी कम चाहिए। कितना? 3 to 4 का पीएच चाहिए, तब ये एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो वो अम्लीय पीएच कैसे उत्पन्न किया जाता है? एटीपी कंज्यूम करके प्रोटॉन को एक्टिवली इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है ताकि ये एक्टिव हो जाए। समझ गए बात सब? क्लियर है क्या सर? वो सर सर्कल हेलो के सर। आसपास क्या लिखे हो? कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पर मैंने तुमको सिर्फ इतना सा बताया है कि सक्रिय रूप से एटीपी खर्च करके प्रोटॉन अंदर आ रहा है। क्यों अंदर आ रहा है? ताकि पीएच अम्लीय हो जाए और ये एंजाइम अपना काम करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए। समझ गए क्या? यस सर। तो यहाँ पर हाँ सर। थैंक। सेल के अंदर क्या हुआ? सेल के अंदर मान लो कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई फूड पार्टिकल जो है वो अंदर आ गया। मान लो ये कोई फूड सब्सटेंस है, सेल ने क्या किया, फेगोसाइटोसिस करके इसे एंगल्फ कर दिया। यदि ये सेल के अंदर आ गया कुछ इस तरीके से, तो क्या एक फूड वैक्यूल बन गया है क्या? खाद्य रेखिका बन गई क्या? या मान लो एक बैक्टीरिया कोकाई है वो सेल के अंदर एंटर हो गया। अब क्या होगा? अब ये फ्यूज हो जाएंगे, ये फूड वैक्यूल के साथ, ये फूड वैक्यूल जो बना था उसके साथ में ये लाइसोसोम जो है वो क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। और जब इसके साथ में मर्ज हो गया, दोनों जुड़ गए, तो अब क्या होगा? ये जो बाहर से जो भी पदार्थ सेल के अंदर आया
क्या इसको पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम हैं अंदर? Yes, sir. ये भी हो चुके हैं। तो ये एंजाइम क्या करेंगे? ये एंजाइम इस फूड पार्टिकल को, मान लो फूड पार्टिकल है ये, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और डाइजेस्ट किया इसको, और डाइजेस्ट करने के बाद में क्या किया? सेल ने यहां से इन चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो लाइसोसोम जिसके अंदर तुम क्या देख रहे हो? डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। बाहर से जो फूड आया था वो फूड जो है वो इस लाइसोसोम के अंदर आ चुका है या फूड वैक्यूल मर्ज हो चुका है। तो इस लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को हेटेरोफेगोसोम बोलने का रीजन समझ गए? क्योंकि इसके अंदर बाहर का पदार्थ मिक्स हो चुका है, इसीलिए हम इसको हेटेरोफेगोसोम बोल रहे हैं। जो भी काम की चीजें वो क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और अब ये लाइसोसोम जो है वो कैसे हो जाएगा? वो छोटा हो गया और इसके अंदर अब जो अवशिष्ट पदार्थ है सिर्फ वो बचे। काम की पदार्थ, काम की चीजें एब्जॉर्ब हो गई और अब क्या बच गया? सिर्फ वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बच गया। ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन पे जा करके इसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये जो वेस्ट मटेरियल जो है उसे बाहर निकाल देता है। तो जिस लाइसोसोम के अंदर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था उसे ही हम क्या बोलते हैं? टर्सरी लाइसोसोम। तृतीय रैंक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लाइसोसोम क्या होते हैं वो इस डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जो इनिशियली लाइसोसोम बना है गोल्गी बॉडी ईआर कॉम्प्लेक्स से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। जब वो फूड वैक्यूल से फ्यूज हो जाता है तो उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। और जब डाइजेशन होने के बाद सिर्फ वेस्ट मटेरियल वाला जो पाउच बचेगा उसे हम टर्सरी लाइसोसोम बोलेंगे और इसे बॉडी सेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? बोलो ना। सर सेकेंडरी लाइसोसोम जो एब्जॉर्ब करेगा वो साइटोप्लाज्म को देगा ना? हाँ बिल्कुल, सेल को देगा। सेल साइटोप्लाज्म को उसको रिक्वायरमेंट है। अब क्या हुआ? अब मान लो हम बात करें कि सेल के अंदर भी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ में खराब हो गई, वेस्ट हो गई। तो मेम्ब्रेन मान लो खराब हो गई, अब क्या करना होगा? इसे रिसाइकल करना होगा। तो इसको रिसाइकल कैसे किया जा सकता है? कि सपोज यदि हम सेल के अंदर देख रहे हैं कि दैट आर नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर दैट आर नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल है, तो उसका भी तो डाइजेशन कौन करेगा? बोलो, लाइसोसोम ही करेगा। मान लो यहाँ पर ये क्या है? ये है डेड और नॉन फंक्शनल, निष्क्रिय हो चुका है ऑर्गेनेल या कोई पार्ट है। तो क्या होगा कि ये जाके फ्यूज हो जाएगा किससे? लाइसोसोम से। लाइसोसोम क्या करेगा? इसका भी डाइजेशन करेगा। अब ये पहले तो ये बाहर वाली चीज को डाइजेस्ट कर रहा था, तो क्या नाम रखा था इसका? हेटेरोफेगोसोम रखा था कि नहीं? अब ये किसका डाइजेशन कर रहा है बताओ? अपनी खुद के ऑर्गेनेल का कर रहा है क्या? बोलो ना। यस सर। इसको ऑटोफेगोसोम बोल दो तो किसी को दिक्कत है क्या? ऑटोफेगोसोम। तो ऑटोफेगोसोम और हेटेरोफेगोसोम में डिफरेंस पता पड़ गया। ऐसे डाइजेशन करने का रेसिडुअल बॉडी बनेगी, वेस्ट बाहर, काम की चीजें सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या ये सारे डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम क्लियर हो गए सब बच्चों को? बोलो ना, बोल सकते हैं। यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन। हाँ सर। अब बात करते हैं फंक्शन। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? लाइसोसोम का फंक्शन है सेल के अंदर आने वाली चीज को डाइजेस्ट करना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के बाहर भी कोई चीज को डाइजेस्ट करना है तो ये सिक्रेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और कर देगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनेल या कुछ चीज का डाइजेशन करना है
बाहर की चीज का। यदि किसी सेल को मान लो ग्रोथ हो रही है, अब एक सेल की जरूरत नहीं है, उस सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या वो भी कर सकता है? क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसिस। अपनी किसी सेल को या किसी पार्ट को डिस्ट्रॉय करना, जैसे टेडपोल से जब मेंढक बनता है, फ्रॉग बनता है एडल्ट, तो उस टाइम पे उसकी पूंछ गायब हो जाती है। क्या टेडपोल जब फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो पूंछ गायब हो जाती है? क्या? यस यस सर। किसकी वजह से? ऑटोलाइसिस की वजह से लाइसोसोम हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ हार्मोन वगैरह जो है उनको एक्टिवेट करना, डिस्ट्रॉय करना क्राइनोफेगी जो है वो भी ये करता है। हार्मोन वगैरह को भी ब्रेक करने में हेल्प करता है। क्राइनोफेगी भी इसका फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइसोसोम जो है उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। क्या डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे लाइसोसोम होंगे? क्या बोलो, डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे लाइसोसोम होंगे क्या कि नहीं? क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो बाहर से जो पैथोजन आ रहे हैं उनसे फाइट कर रहे हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके बाद क्या होते हैं? बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं। सर क्राइनोफेगी मतलब? क्राइनोफेगी का मतलब होता है हार्मोन्स को ब्रेक करना, हार्मोन्स को ब्रेक करना। सर फ्रेगमोप्लास्ट का क्या फंक्शन बताया था आपने? फ्रेगमोप्लास्ट सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मिडिल लैमेला बनाने में हेल्प करता है। मिडिल लैमेला या फ्रेगमोप्लास्ट को हम बोलते हैं क्या? सेल। फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो सेल प्लेट बनाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, प्लांट सेल। चाहो तो लिख दो सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, या फिर सीधे बोल दो सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट कंपोनेंट वैक्यूल किसमें होता है? प्लांट के अंदर की, एनिमल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल इज प्लांट। It can occupy more than 90% part of cytoplasm। साइटोप्लाज्म का 90% से भी ज्यादा पार्ट जो ये ऑक्यूपाई कर सकता है। क्या काम करता है? स्टोर द वेस्ट substance or excessive substance of cell। सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस एक्सेस में है या वेस्ट है, क्या एंथोसायनिन प्रेजेंट होता है क्या उसके अंदर? ध्यान रखेंगे, एंथोसायनिन इज प्रेजेंट इन वैक्यूल। कलर प्रोवाइड करेगा कौन सा? ब्लू पर्पल टाइप का कलर जो है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। वो किसमें होता है? वैक्यूल में होता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्या बोलते हो? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। यस, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का जो वाटर सॉल्यूट है उसको क्या बोलते हो? सेल सैक बोलते हो क्या? सेल सैक क्या है? इसके अंदर वाटर प्लस मिनरल। क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा क्या? यस, एक्टिवली अपटेक करता है चीजों को, कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली हाई होगा। तो प्लांट के अंदर ऐसा होता है वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, फ्लूइड सेल्स है, उसके अंदर क्या होगा? वाटर और बहुत सारे डिसॉल्व सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे। यदि हम बात करें एनिमल सेल के अंदर तो क्या वैक्यूल होता है? क्या एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे फूड वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट। एनिमल के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं।
यदि हम कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें जो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए स्पेसिफिक वैक्यूल रखते हैं, उस वैक्यूल को क्या बोलते हैं? एलगी में पढ़ा था तुमने, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। संकुचन राजधानी। यस, संकुचनशील राजधानी। और जो फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं या कुछ एल्गी वगैरह हैं, उनके अंदर गैस प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं? गैस वैक्यूल। एयर बबल जैसा होता है, एल्गी में पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया में भी पढ़ा था, गैस वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के वैक्यूल है, पर जब भी जनरल वैक्यूल बोल के बात करेगा तो क्या समझोगे उसका मतलब? सेंट्रल वैक्यूल समझना। जब भी जनरल वैक्यूल बोले तो क्या समझोगे? कि सेंट्रल वैक्यूल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? इरेज कर दूं क्या? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। यस सर, हो गया हो गया। अब ये तो हमने देख लिया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल में प्रेजेंट कि प्लांट में कि दोनों में? एनिमल की प्लांट की दोनों। इसका हिंदी क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया का सूत्र कणिका। दोनों में ही होती है ना सर? ज्यादा किसमें होगी? एनिमल्स में। एनिमल में सर। प्लांट्स में। के अंदर और उसमें भी जो सेल ज्यादा एक्टिव है मेटाबॉलिकली, जो सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है, जिसको ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। जो सेल कम एक्टिव है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का की नंबर जो है वो कम होगी। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था, कॉलिकर। और बेंडा और अल्टमान जो है उन्होंने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। फ्लेमिंग ने प्लांट सेल में डिस्कवर किया था, फिला नाम दिया था। और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नाम दिया था सी बेंडा। ठीक है, हालांकि साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर लिख के मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दोनों में होता है आरती बच्चे, दोनों में होता है। प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, बट एनिमल में ज्यादा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड शेप कैसा होगा इसका? बेलनाकार। हाँ, बेलनाकार, सॉसेज शेप, बेलनाकार टाइप का होगा। साइज क्या होगा इसका? 1 to 4 माइक्रोन। 0.5 का डायमीटर होगा, लेंथ लॉन्ग है ना, तो 1 to 4 माइक्रोमीटर लेंथ होगी। बैक्टीरिया के बराबर। बैक्टीरिया ही एंडोसोमैटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया ही माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होगा। तो पहले बताया था, याद होगा कैसे बैक्टीरिया बने थे, मैं बताया था तुम्हें, याद है? भूल गए क्या? ब्लू पर्पल क्या वो रहने लग गए थे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। 1 to 4 माइक्रोमीटर लेंथ, अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर विड्थ। तो ऐसा होता है साइज में। बोल सकते हो कि इन एनिमल सेल it is largest cell organelle after nucleus। न्यूक्लियस के बाद में सेकंड सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट के अंदर न्यूक्लियस के बाद में सेकंड नंबर पे क्लोरोप्लास्ट, थर्ड नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए क्या? क्लियर है इतनी बातें? यस सर। अब इसका स्ट्रक्चर देखो।
स्ट्रक्चर कैसा, लंबा बेलनाकार टाइप का है, सॉसेज शेप होता है, लंबा बेलनाकार टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का। बाहर की झिल्ली है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अंदर वाली झिल्ली है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन जो है उसने उंगली के समान प्रवर्त भी बनाए हुए हैं। ये उंगली समान प्रवर्त जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टा, क्रिस्ट। और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसा पिनहेड लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पर अंदर वाली जो झिल्ली है उसके ऊपर लॉलीपॉप लागेलू स्ट्रक्चर लगा होता है। क्या बोलते हैं इस लॉलीपॉप लागेलू स्ट्रक्चर को? क्या है? ऑक्सीसोम। यस, ये है ऑक्सीसोम, या फिर इसे बोलते हो तुम F0 F1 पार्टिकल, या फिर इसका नाम है फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल, ऐसा सब ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल। इसके अंदर जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर जो सारा पार्ट है वो क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होता है, कैसा? डबल स्ट्रैंडेड। यस, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, नेकेड, जीसीरेच, ऐसे एक वृत्ताकार डीएनए जिसको तुम बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमटी डीएनए। इसके अलावा इनके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। कौन सा वाला? 70S। 70S राइबोसोम भी है। क्या खुद से प्रोटीन भी बना सकता है क्या? यस प्रोटीन है, मतलब अगर आरएनए में है, राइबोसोम में डीएनए, क्या खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है? बोलो। यस क्या हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल अर्ध स्वायत्त शासी अंग बोल सकते हैं? यस सर। और ये अपने आप में एक बैक्टीरियल सेल है जो एंडोसिम्बायोटिकली रहने लग गया था, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए हम बोलते हैं इट इज सेल विद इन सेल, एक कोशिका के अंदर दूसरी कोशिका के समान। इतनी बातें क्लियर होगी सब बच्चों को? सर रुको, हाँ हो गया। लिख दिया क्या? डायग्राम का बाकी रेस कर। सर क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस होता है? क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन जो है, बाहर वाली झिल्ली जो है, आउटर मेम्ब्रेन, इट इज मोर परमिएबल, ये ज्यादा परमिएबल है, लेस सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके अंदर पोरीन चैनल्स ज्यादा होते हैं, इसके अंदर आउटर के अंदर। इनर वाली जो होती है उसके अंदर पोरीन चैनल्स कम होते हैं, इट इज मोर सेलेक्टिवली परमिएबल, ये ज्यादा सिलेक्ट करके चीजों को आने देती है। ठीक है? क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन जो वो साइड है जहां पर ईटीएस चलता है। ईटीएस के घटक कहां लगे होते हैं?
इनर मेम्ब्रेन के ऊपर या क्रिस्टी के ऊपर। और ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल वो जगह है जहां पर क्या होता है, जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। कैसे? ये अंदर वाली झिल्ली है, मान लो इस अंदर वाली झिल्ली के ऊपर एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर है। इस लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वो पार्ट जो झिल्ली के अंदर धंसा हुआ है, ये मेम्ब्रेन बाइलेयर लिपिड, इसके अंदर ये पार्ट धंसा हुआ है अंदर, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम FO, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होता है इसलिए FO। और ये दूसरा पार्ट जो बाहर निकला हुआ है गोले की तरह है, ये होता है F1। F1 जो है वो सिर है, हेड है। FO जो है वो आधार है, बेस है। और बीच में क्या है, बीच में एक स्टॉक है। ऐसी संरचना है किसकी, ऑक्सीसोम की या फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल की। इस तरफ है मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स। ये क्या है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और इधर क्या होगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ऑक्सीसोम, इधर मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो क्या? जब रेस्पिरेशन के अंदर ETS चलता है तो उस टाइम पे प्रोटॉन की सांद्रता यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। किसके अंदर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है, मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन बहुत कम होता है। कब, जब ETS चलता है। तो क्या ये H+ यहाँ से मैट्रिक्स में आएगा क्या? यस सर, इस तरीके से अंतर प्रवाह होता है उसका, अंतर प्रवाह हो जाता है। और उस टाइम पे ये हेड जो है ये काम करता है किसका, एटीपेस का या एटीपी सिंथेटेस का। ये एंजाइम का काम करता है कौन, हेड। और ये हेड इस एंजाइम का काम करेगा तो क्या करेगा, एटीपी और नॉर्मिक फॉस्फेट को जोड़ करके एटीपी बना देता है। तो तुम्हें पता पड़ गया होगा कि एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, जो क्रिस्टी होती है उसके ऊपर या इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर बहुत सारी लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर जो है उनके सिर पे कौन बनता है, एटीपी बनती है। क्लियर हो गई बात सबको? फिर अंदर यहां पर चलेगा लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मेन फंक्शन क्या है, वही एटीपी का निर्माण करना ही इसका मेन फंक्शन होता है। बताओ ये निबेन कर्ण शीट का निर्माण कहां पर करती है, कहां पर निबेन कर्ण शीट बनाती है, बताओ सर हिंदी में बोलो ना। निबेन कर्ण स्पर्म सर, स्पर्म के अंदर जो मिडिल पीस होता है। यस, चलो ठीक है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया सबको? माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट। स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो, तो क्लोरोप्लास्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये जो भी बातें बताई ये डिटेल में भी आएंगे जब हम श्वसन पढ़ेंगे, तब उस टाइम पे जो प्रोसेस की बात कर रहा था ये सारी बातें वापस से डिटेल में आएंगी। देखो नेक्स्ट, प्लास्टिक। देखो प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर, दोहरी झिल्ली परिबद्ध संरचना। और इसे डिस्कवर किया था किसने, डिस्कवर्ड बाय हेकल। हेकल ने डिस्कवर किया था। प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स है, उसके बारे में मैं बताया था शिम्पर में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि प्लांट के अंदर ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसका काम फोटोसिंथेसिस करना है या फिर स्टोरेज का काम करना है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है या कलर प्रोवाइड करना है, ये तीन प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट,
एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा? बोलो। क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, रंगीन होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्या काम है? ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल्स या स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनका स्टोरेज का काम करता है। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसे क्या बोलते हो? उस ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हो? अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हो? अमाइलोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च को स्टोर करने वाला जो प्लास्टिड होगा उसे क्या बोलोगे? अमाइलोप्लास्ट। लिपिड को स्टोर करने वाला जो प्लास्टिड होगा उसे क्या बोलोगे? इलायोप्लास्ट या लिपिडोप्लास्ट। और प्रोटीन का स्टोर करने वाला जो ल्यूकोप्लास्ट होगा उसे क्या बोलोगे? बोलो। प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट। ऐसे तीन डिफरेंट टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर स्टोर्ड हो सकते हैं पिगमेंट। इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, xanthophyll, etc. प्रेजेंट। कैरोटीन में अल्फा, बीटा, गामा ऐसे डिफरेंट टाइप के कैरोटीन होते हैं। तो कैरोटीन्स और xanthophyll ये सब प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर को या प्लांट के पार्ट को, क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट। ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये इंटर कन्वर्टेबल टाइप के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक कन्वर्जन जो है वो तुमने कभी नहीं देखा होगा कि क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं बनता है। क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं बनता, बाकी सब बनते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था शिम्पर। शिम्पर ये साइंटिस्ट का ने बताया था कि प्लास्टिक तीन टाइप के होते हैं। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो देखो आप क्लोरोप्लास्ट, क्या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्या? अब प्लास्टिक में भी हम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट प्लांट के हर एक सेल में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? बोलो, क्या क्लोरोप्लास्ट प्लांट के हर एक सेल में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? सर 2 सेल्स में बस होगा, सब में नहीं होगा। सब में 2 सेल्स हमें ग्रीन कलर की दिख रही है, उनके अंदर प्रेजेंट है, बाकी सारे सेल्स में नहीं है। हो सकता है किसी सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट हो, किसी के अंदर क्रोमोप्लास्ट हो। ग्रीन सेल्स, ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्या बोल सकता हूं? इट इज प्लास्टिड के लिए बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट cell organelle in plant cell after nucleus। न्यूक्लियस के बाद में जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। किस शेप का होता है? किस आकार का होता है? सिक्के का। सिक्के के आकार का? सिक्के के आकार का होता है क्या?
बोलो ना। डिस्क जैसे चकती के आकार, हाँ उसके थैलेकॉइड्स वगैरह सिक्के के आकार के होते हैं। थैलेकॉइड। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट मोस्टली डिस्क के आकार का होता है, लेकिन अलग अलग आकार का भी हो सकता है। तुमने एल्गी पढ़ा था उस टाइम पे, मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ एल्गी में ये स्टार शेप होता है, कुछ में स्पाइरल होता है, कुछ में कप शेप का होता है, कुछ में रिबन के जैसा होता है। याद है? ये से ग्रीन एल्गी में पढ़े थे। हाँ, ग्रीन एल्गी में बताया था। ठीक है, तो डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कैसा होता है ध्यान से देखो। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, outer chloroplast membrane, inner chloroplast membrane। इसमें क्या होगा? इंटर या पेरिप्लास्टिकल स्पेस, पेरिप्लास्टिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल वही जो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था। बाहर वाली झिल्ली ज्यादा परमेएबल होगी, बाहर वाली झिल्ली जो है उसके अंदर पोरीन चैनल्स ज्यादा होंगे, अंदर वाली झिल्ली मोर सिलेक्टिवली परमेएबल होगी, उसके अंदर पोरीन चैनल्स जो है वो कम होंगे। अंदर वाला पार्ट जो है वो स्ट्रोमा, उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक के ऊपर एक जैसे सिक्के अरेंज होते हैं, वैसे थैलेकॉइड जो है वो अरेंज होंगे। ये जो इनका बंडल है, इस बंडल को हम क्या बोलते हैं? इनके बंडल को हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं, इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। किसके द्वारा? इंटरग्रेनल लैमेली के द्वारा, या इसे हम फ्लैट चैनल्स भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके से। क्या क्या पार्ट दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर ये पूरा बंडल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेना। एक मेंबर क्या है? एक मेंबर है थाइलेकॉइड। ग्रेना का एक मेंबर क्या होता है? थाइलेकॉइड। ये थाइलेकॉइड आपस में जिस ट्यूब से जुड़े हुए हैं उसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा, लैमिना, लैमेली और लैमेला, और या फिर इसका दूसरा नाम है फ्रैट चैनल। फ्रैट चैनल। तो ग्रेना के बारे में देखिए, इनके ऊपर लगे होते हैं वर्णकों के ग्रुप, पिगमेंट्स के ग्रुप। पिगमेंट्स के ग्रुप जो है उन्हें तुम या तो बोल सकते हो क्या? फोटोसिस्टम। प्रोटीन के साथ में बनाते हैं फोटोसिस्टम, जो कि हम पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होंगे तब डिटेल में। या फिर इनके लिए एक दूसरा भी नाम होता है, जो पिगमेंट्स का ग्रुप है उसे और क्या बोलते हो? क्वांटासोम। क्या पता है तुम्हें? यस सर। जो बहुत सारे वर्णक हैं उनके ग्रुप हैं, उनको हम क्वांटासोम बोलते हैं। तो इस तरीके से थैलेकॉइड के ऊपर लगे होते हैं क्वांटासोम। अब जो स्पेस, अब जो सारा का सारा बच गया वो क्या है? वो है इसका स्ट्रोमा। क्या है ये? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? इसका भी जेनेटिक मटेरियल होगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा, जो कि कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जिसिरिच डीएनए, जैसे साइनोबैक्टीरियम होता है उस टाइप का। क्या बोलते थे इसको? सीपीडीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, या फिर दूसरा भी एक नाम है प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम ऐसा होता है। इसके अंदर भी राइबोसोम होगा। कौन सा वाला? 70S राइबोसोम। क्या खुद से बहुत सारे एंजाइम बनाएगा? या इसे भी अर्ध स्वायत्तशासी अंग बोलते हैं? बोलो ना। यस सर। सर क्या बोले आप? नहीं समझ। मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर
राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन बना रहा है, तो क्या इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। यस सर। इसके अंदर स्टार्च वगैरह जो है उसका भी स्टोरेज होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, लिपिड वगैरह का भी संग्रहण होता है, लिपिड ग्लोब्यूल भी होगा, और इसके अंदर एक ऐसी चीज मिलती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन या एंजाइम होता है। क्या है इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन या एंजाइम? क्या है बोलो? रुबिस्को एंजाइम जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम या प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। ग्रेना जो है उसके ऊपर क्या चलेगा? लाइट रिएक्शन। ग्रेना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट है, वर्णक है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी बनाएगा और उसको ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होता है। वो कहां पर? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या होता है? अंधकार अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। तो प्रकाश अभिक्रिया कहां पर होती है? ग्रेना में। अंधकार अभिक्रिया कहां पर होती है? स्ट्रोमा में। क्लियर हो गई इतनी बात? कैसे होती है, क्या चलता है, वो हम पढ़ेंगे कब? जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होंगे। सर वो सीपीडीएनए में क्या लिखा है? क्या क्या बोल रहे हो? वो सीपीडीएनए मतलब? डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट। सर चैनल के पहले क्या लिखा है? फ्रेट चैनल, FRET, फ्रेट चैनल। फ्रेक? फ्रेट, FRET। ओके सर, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा। सर साउंड बहुत कम आ रहा है। जल्दी से तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो ये दो जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यदि हम अभी न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे तो न्यूक्लियस को मिला देंगे तो 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखते हैं मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन लेस है? अच्छा, माइक्रोबॉडीज के बारे में अभी बात नहीं की, लास्ट में हम बात करेंगे। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। समझो ना गाइस? यस सर। राइबोसोम। राइबोसोम को किसने खोजा था? टैलेडे। ऑब्जर्व बाय जॉर्ज टैलेडे। ठीक है, पैलेडे पार्टिकल भी बोलते हैं राइबोसोम को। क्या ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है? राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है क्या? यस। राइबोसोम जो है इनके ऊपर झिल्ली की कवरिंग नहीं है। क्या बोलेंगे? इट इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। कहां पर उपस्थित होता है? कहां पर उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म में भी होता है, ईआर के ऊपर जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस पे जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, कोशिका सेल ऑर्गेनेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकता है। इसीलिए हम इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है किसके अंदर? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उपस्थित है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। क्लियर है इतनी बात? राइबोसोम जो है वो दो, राइबोसोम किसका बना होता है? मेड अप ऑफ, बता सकते हो कोई? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। इसका बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम को कौन बनाता है ये भी बता सकते हो क्या?
बताओ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्या है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं, जहां पर राइबोसोम का निर्माण होता है। और राइबोसोम खुद क्या है? किसकी फैक्ट्री है राइबोसोम? प्रोटीन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है इतनी बातें? ये तो राइबोसोम की बारे में बात हुई कि किसने डिस्कवर किया। सबसे छोटा है, मेम्ब्रेनलेस है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग है। आरआरएनए प्रोटीन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है और ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है। ठीक है। अब राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन से? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बॉडी में हम देखें तो मेनली 70s और 80s। दो मेन टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर हमने देखा था 70s टाइप्स है दो। एक 70s है, कहां पर है? प्रोकैरियोट के अंदर। और यूकैरियोट के अंदर कहां पर होता है 70s? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। अब यदि हम 70s राइबोसोम को देखते हैं, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है श्वेत वर्ग यूनिट। क्या होता है? श्वेत वर्ग यूनिट। एस का मतलब क्या है? श्वेत वर्ग यूनिट। जो कि किस दर से ये सेडिमेंट होता है उसको बताता है। 70s कुछ इस तरीके से दो यूनिट। कौन सी? एक स्मॉलर यूनिट जो होती है वो होती है 30s, लार्जर यूनिट जो होती है वो होती है 50s। 80s राइबोसोम की बात करें सर इसका कैलकुलेशन कभी इक्वल क्यों नहीं होता? क्योंकि गणित नहीं है, बायोलॉजी। 50 और 30 और ये इधर उधर। हाँ, ये मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी है, इसलिए ऐसा क्या होता है। ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ये कैलकुलेशन सीधी नहीं है। ये क्या है? ये एक बड़ा पार्टिकल है। इसको हमने अब केंद्रीकरण करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया और हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन में किस रेट से किधर जा रहा है? बॉटम की तरफ जा रहा है। 70 की स्पीड से जा रहा था तो हमने क्या नाम रख दिया? 70s। अब क्या किया? इसको तोड़ दिया, दो यूनिट, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी यूनिट को डाला, किस स्पीड से जा रहा है? 30 से जा रहा है, तो क्या नाम रख दिया? 30s। बड़ी वाली को डाला, किस स्पीड से जा रहा है? 50 की स्पीड से जा रहा है, नाम रख दिया 50s। इस तरीके से इनके नाम रखे आई बात समझ में? इसीलिए टोटल नहीं है, ये तो किस सेगमेंट होता है इसके आधार पर। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चे? बोलो, किसने पूछा था मुझे? तनु। यस सर। हाँ सर, मैं पूछी थी तनु। जवाब दे। तो ये 30s जो है इसकी सब नहीं सर, हो गया ठीक। 16s 50s की दो सब यूनिट होती है। कौन सी? 23s एंड ऐसे ही 40s जो है इसकी सब यूनिट होती है 18s और इसकी तीन सब यूनिट होती है। कौन सी? 28s 5.8s एंड 5s। इनसे मिलकर के बनेगी। अब ये बड़ी इकाई और छोटी इकाई को जोड़ने के लिए जरूरी होता है Mg+। जैसे कि लार्जर सब यूनिट जो है 50s और 30s, इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या चाहिए? Mg+, यानी 50s प्लस 50s प्लस 30s। जब 0.001 मोलर या इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा किसका? Mg+2 का। जब क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे और बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही 40s प्लस 60s, इनको जोड़ना होगा तो भी सेम है। 0.001 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी Mg+2 की, तो ये बन जाएगा क्या? 50s। यदि Mg की सांद्रता को 10 गुना बढ़ा दें, if Mg+2 concentration is increased 10 times, तो क्या हो जाएगा? It forms diamond। सर वो क्या लिखा है ऊपर? 0.001। हाँ, 0.001 मोलर Mg+2। यदि 10 गुना सांद्रता बढ़ा दे, कंसंट्रेशन बढ़ा दे, तो क्या होगा?
दो 70s आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे ही दो 80s आपस में जुड़ जाएंगे। दो 70s आपस में जुड़ते हैं तो 100s बन जाता है, दो 80 जुड़ते हैं तो 120s बन जाता है। तो इस तरीके से बन सकते हैं डायमर। और राइबोसोम जो है ये क्या करता है, ये एमआरएनए को जोड़ने में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ा था, वहां पर तुमने देखा है आरएनए को जोड़ने के लिए जगह देगा, टीआरएनए और जो अमीनो एसिड है उनको जोड़ने के लिए जगह देगा। लार्जर यूनिट पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम करेगी, पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाएगी। वो सब तुमने डिटेल में फंक्शन देखा होगा। क्लियर है? और ईआर के ऊपर जुड़ा होता है किससे? लार्जर यूनिट से। ईआर के ऊपर होगा तो अपने लार्जर यूनिट से राइबोसोम के हेल्प से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो तो ये हो गया राइबोसोम के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में सीलिया, फ्लैजेला और न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। यस सर, थैंक यू सर, बाय। इंक्रीज के बाद 10 टाइम्स लिखा है क्या? हाँ, 10 टाइम्स यदि हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये डायमंड हो जाएगा। चलो बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।